नमस्कार। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर यानी आरएसएस पर। वही आरएसएस जिसकी स्थापना 1925 में जब हुई तब किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये दुनिया का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। लेकिन आज 100 वर्षों के बाद जब हम पाते हैं तो आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हम जानेंगे केशव बलिराम हेडगेवार को, जिन्होंने 1925 में आरएसएस की स्थापना की। आरएसएस क्या केवल एक सामाजिक संगठन है? सवाल ये भी है कि क्या ये एक राजनीतिक शक्ति है? क्योंकि जब जब राजनीति की बात होती है तो आरएसएस नाम महज ही राजनीति के गलियारों में धड़कनें तेज कर देता है। आज उसी आरएसएस को हम जानेंगे। आरएसएस के संस्थापक रहे केशव बलिराम हेडगेवार। आखिर वे कैसे मुस्लिमों के सहयोग के चलते गांधी जी से नाराज होकर वे एक कांग्रेसी ही आखिरकार आरएसएस की स्थापना करते हैं। हम इस बात को भी जानेंगे कि किस तरह से अपने जीवन के आखिरी दिन पर, अपनी मृत्यु से एक दिन पहले, उन्होंने एक पर्चे को आरएसएस के एक और नेता के हाथ में सौंपा और उसके चलते उस समय पर आरएसएस के तमाम बड़े नेता चौंक गए जब उन्होंने उस पत्र को पढ़ा। हम उन तमाम बातों को जानेंगे जो कि आरएसएस के संदर्भ में आपको जाननी चाहिए। आरएसएस की 100 वर्षों की इस यात्रा में वो तमाम बातें जो आप सब जानना चाहेंगे। आइए जुड़ते हैं आरएसएस को लेकर, केशव बलिराम हेडगेवार को लेकर आज के इस सेशन में। 22 जून 1897 का दिन था। पूरी दुनिया में रानी विक्टोरिया के ताजपोशी की 60वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। भारत में भी जश्न का माहौल था। सभी सरकारी संस्थानों में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, बड़े बड़े समारोह किए जा रहे थे। इसी प्रकार के एक विद्यालय में समारोह चल रहा था। एक 8 साल का बालक उस समारोह को छोड़कर घर लौट आया। वो घर में निराश बैठा था, उदास था, दुखी था। बड़े भाई ने पूछा, तुम घर क्यों लौट आए? क्या तुम्हें मिठाई नहीं मिली? उस बालक ने कहा, मिठाई मिली थी लेकिन मैंने फेंक दी। आखिर हम कैसे इन अंग्रेजों के समारोह का हिस्सा बन सकते हैं? ये 8 साल का बालक कोई और नहीं बल्कि केशव बलिराम हेडगेवार थे। केशव मात्र 13 वर्ष के थे कि उनके माता पिता को प्लेग की बीमारी ने उनसे छीन लिया। इसके बाद परवरिश उनके बड़े भाई ने की। केवल 15 वर्ष के थे कि उनकी मित्रता बीएस मुंजे से हो गई, जो आंदोलन से जुड़े हुए थे और हेडगेवार को अपने घर बुलाते थे और उन्हें बम बनाने की ट्रेनिंग देते थे। इसके बाद हेडगेवार आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता चले गए। आगे की पढ़ाई यानी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए 1907 में बंगाल में एक अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। एक क्रांतिकारियों की समिति थी, संगठन था। इसी में हेडगेवार भी जुड़ गए। उनका इस समिति के तमाम क्रांतिकारियों के साथ मिलना जुलना था। कुछ समय तक वे इस समिति में जुड़े रहे। इसके बाद दादा भाई नौरोजी के द्वारा उस समय पर एक बड़े नेता लोकमान्य तिलक को निमंत्रण दिया गया कि वे कांग्रेस में सम्मिलित हों। उन्हीं से प्रेरित होकर हेडगेवार भी कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। इसके बाद हेडगेवार अपनी 5 वर्ष की कलकत्ता में पढ़ाई को पूरी करने के बाद नागपुर वापस लौटे, लेकिन उन्होंने कोई नौकरी नहीं की। उन्होंने यहाँ पर एक व्यायामशाला को शुरू किया और उसी में वे ज्वलंत मुद्दों पर तमाम युवाओं में डिबेट कंपटीशन करवाते थे। व्यायाम के साथ साथ, खेलकूद के साथ साथ वे डिबेट कंपटीशन भी अपनी इस व्यायामशाला में करवाते थे। 1917 में टर्की के खलीफा की गद्दी छीन लेने के बाद पूरे भारत में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। ये मुस्लिमों का एक आंदोलन था। कांग्रेस ने इसे समर्थन दिया। डॉक्टर हेडगेवार इस पक्ष में नहीं थे। उन्होंने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कहा और इसके बाद अब उनके मन में कुछ और बातें चलने लगीं। हालांकि वे कांग्रेस से जुड़े रहे। 1922 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में और 1925 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में वे सम्मिलित थे। 1910 से 1919 तक हेडगेवार ने कई छोटे छोटे संगठनों को गठित किया, लेकिन इनका कोई खास परिणाम नहीं निकला। इसके बाद 1919 से वे कांग्रेस में पूरी तरह से सक्रिय थे। 1920 में उनकी एक हिंदूवादी नेता एलवी प्रापंजे से मुलाकात हुई, जो कि भारत स्वयंसेवक मंडल के
एक सदस्य थे उससे जुड़े हुए थे। इस संगठन का कार्य था कांग्रेस के अधिवेशन के लिए बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना, बड़ी संख्या में युवाओं को जुटाना। इसी में डॉक्टर हेडगेवार भी जुड़ गए। 1921 में इसी एक कार्यक्रम के दौरान उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला। उनके किसी एक भाषण पर देशद्रोह का मुकदमा चला। 1 वर्ष के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। 1922 में उन्हें रिहाई मिल सकी, लेकिन इस 1 वर्ष के दौरान उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अपने जेल में लिखी गई एक पुस्तक हिंदुत्व हु इज हिंदू नाम की एक पुस्तक पढ़ी, और इसी के बाद उनके मन में हिंदुओं के लिए एक संगठन को गठित करने को लेकर जो मूल विचार था वो पैदा हुआ। बात 1923 की है। नागपुर में तालाब के पास एक गणेश मंडल लगता था। समीप में ही एक मस्जिद थी। इसी वर्ष मुस्लिमों ने मस्जिद के करीब से हिंदुओं के जुलूस को निकलने को लेकर आपत्ति दर्ज की। जिलाधिकारी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए हिंदुओं के इस जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब हिंदू भी अड़ गए। उन्होंने कहा, यदि आप हमें जुलूस नहीं निकालने देंगे तो हम गणेश विसर्जित नहीं करेंगे। इसके बाद मामला बढ़ गया। जिलाधिकारी एक और कदम आगे बढ़े और उन्होंने हिंदुओं की भजन मंडली को भी इस मार्ग से गुजरने से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। अब इसके बाद दंगा हुआ और हिंसा हुई। इसके बाद डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जो उस समय केवल 34 वर्ष के थे, जो डॉक्टर जी के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्हें कांग्रेस से उम्मीद थी कि कांग्रेस हिंदुओं की आवाज को उठाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे निराश हुए। इसके बाद वे एक सत्याग्रह पर बैठ गए और देखते ही देखते जय विठ्ठल के नारों के साथ उनके साथ 20,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। और इसके बाद केशव बलिराम हेडगेवार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2 वर्ष के भीतर ही उन्होंने एक ऐसे संगठन को गठित किया जो आज 100 साल बाद भी आपको अपनी उपस्थिति महसूस कराता है। अब हेडगेवार के मन में हिंदुओं के लिए एक संगठन बनाने का विचार पूरी तरह से आ चुका था। इस समय तक हिंदू महासभा का गठन हो चुका था और B.S. मुंजे, जो कि हेडगेवार के मेंटर थे, वे इसके सचिव थे। लेकिन हेडगेवार का मानना था कि ये हिंदू महासभा अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए हिंदुओं के हितों से समझौता कर लेगी। हालांकि कुछ समय तक हेडगेवार उसमें भी सम्मिलित रहे, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। 27 सितंबर 1925 को उन्होंने अब 5 लोगों के साथ अपने घर में एक बैठक की और उस बैठक में उन्होंने कहा, आज से हम संघ शुरू कर रहे हैं। बैठक में हेडगेवार के साथ केवल 5 लोग उपस्थित थे। उसमें विनायक दामोदर सावरकर के भाई गणेश सावरकर, V.S. मुंजे, L.V. परापंजे इत्यादि थे। 17 अप्रैल 1926 को हेडगेवार ने अपने इस संगठन का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन रखा, यानी RSS। 51 वर्ष की उम्र में हेडगेवार को एक अज्ञात बीमारी ने घेर लिया। उन्हें तेज बुखार था। अपनी मृत्यु से एक दिन पहले 20 जून 1940 को उन्होंने गोलवलकर के हाथ एक पर्ची पर कुछ लिखकर सौंप दिया। अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इस पर्ची को उनकी मृत्यु के 13 दिन बाद यानी 3 जुलाई 1940 को RSS के सभी बड़े नेताओं के सामने खोला गया। इस पर्ची पर जो लिखा था कि इससे पहले कि तुम मेरे शरीर को डॉक्टरों के हाथ सौंपो, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि आज से संघ की जिम्मेदारी तुम्हारी। ये बात गोलवलकर के लिए लिखी गई थी। इसे सुनते ही RSS के सभी बड़े नेता चौंक गए, क्योंकि अप्पा जी को संघ में हेडगेवार का दाहिना हाथ कहा जाता था। लेकिन हेडगेवार ने संघ की कमान 34 वर्ष मात्र के एक प्रोफेसर माधव सदाशिव गोलवलकर को सौंप दी। दरअसल महाराष्ट्र में कई स्थानों पर संघ की शाखा को स्थापित करने के बाद अब हेडगेवार इसे आगे बढ़ाना चाहते थे। वे BHU पहुंचे, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। वहां वे मदन मोहन मालवीय से मिले और उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने कॉलेज में संघ की शाखा को लगाने का अनुग्रह किया। इसे लेकर उन्हें सहमति प्राप्त हुई और यहीं उनकी मुलाकात गोलवलकर से हुई। दरअसल गोलवलकर यहाँ जूलॉजी से
मास्टर्स कर रहे थे। वे लैब असिस्टेंट भी थे और कुछ समय उन्होंने यहाँ पढ़ाया भी था। इसके बाद वे नागपुर चले आते हैं। गोलवलकर भी नागपुर पहुँच जाते हैं। वे बनारस को छोड़कर अब नागपुर में ही रहने लगते हैं। यहाँ उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी की और साथ में वे संघ के कार्यों में भी पूर्ण रूप से सक्रिय हो गए। यहाँ जो उनकी मुलाकात हुई, इसके बाद जब गोलवलकर संघ के संचालक बनते हैं तो यहाँ से पूरे देश में दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता और लाहौर जैसे शहरों में भी संघ की तमाम शाखाएं स्थापित होने लगीं। यदि बात करें आरएसएस के कार्य और योगदान की, तो आरएसएस समाज सुधार, समाज सेवा, राहत एवं बचाव के कार्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे जातिवाद के अंत की बात करते हैं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की बात करते हैं। बात 1962 के युद्ध की हो या 1965 के युद्ध की, कारगिल के युद्ध की हो या देश में कई जगह पर आई आपदाओं को लेकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात 1971 के उड़ीसा में उठे भयानक साइक्लोन की हो, बात 1984 के भोपाल गैस ट्रेजेडी की हो, सिख दंगों की हो, इसके अलावा तमाम रेस्क्यू ऑपरेशंस की हो, उन सभी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। इसके बावजूद भी राजनीति को लेकर बार बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरोप लगते हैं कि वे राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं और इसे लेकर कई बार उन पर बैन की मांग भी होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कई बार बैन लगाया भी गया है। बात गांधी जी की हत्या के बाद की हो, तब भी आरएसएस पर बैन लगाया गया। आपातकाल की बात हो और 1992 की घटना की बात हो, आरएसएस पर इन दशाओं में बैन लगाया गया। लेकिन अनेक कारणों से आरएसएस के द्वारा जो कार्य और योगदान देश में दिए गए, वे कुछ इस प्रकार से हम सबके सामने हैं। आपके इस संदर्भ में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।